श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। विशाल धोटे इनका सवाल है कि बड़ी राजा बड़ी राजा चेतना अभियान महाराष्ट्र सरकार चला रही थी, उसमें करीबन 3-1 साल तक ये चलता रहा, आगे भी उसको एक्सटेंशन दिया गया है। इसके जरिए किसानों के लिए अलग अलग ढंग के वर्कशॉप आयोजित किए जाते थे, उसके द्वारा किसानों की उपज बढ़े ये देखा जाता था। तो उसके कारण ये सवाल हल हो सकते हैं क्या? मित्रों, ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसके द्वारा सवाल हल हो गए। यानी मुझे इतनी जानकारी है कि शरद पवार जी बहुत अच्छे कृषि मंत्री रहे हैं। शायद ही इतने अच्छे कृषि मंत्री हमारे देश में दूसरे कोई रहे हो। उसमें कर्जे भी दिए जाते थे, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी दी जाती थी कि यानी किसानों को सहूलियत मिले, कर्जे भी मिले उनको, और वो अपनी उपज बढ़ा सके। तो शरद पवार जी जैसा व्यक्ति भी बार बार ये कहते हैं कि किसानों ने जोड़ व्यवसाय यानी किसानी से संबंधित एडिशनल व्यवसाय किए बिन किसान जी नहीं पाएगा। अब किसानों के जोड़ व्यवसाय क्या हो सकते हैं? वो मुर्गी पालन कर सकता है, बकरी पालन कर सकता है, गाय पालन कर सकता है, बड़े पैमाने पर दूध बेच सकता है, अंडे बेच सकता है, या फिर बकरियों का और बाकी चीजों का मांस बेच सकता है। खेती को जो भी आवश्यक जोड़ धंधे देने के बाद किसानों का प्रॉब्लम हल होगा। इतने बड़े पैमाने पर दूध हमारे देश में अभी पैदा होता है। 130 करोड़ जनता इतनी बढ़ने के बाद भी हमारी दूध डेयरीज और दूध, ये सब तो किसानों ने किया है। चाहे प्राइवेटली किया हो, चाहे सहकार आंदोलन के जरिए किया हो, चाहे और किसी मार्ग से किया हो, किसानों को इसमें से सहूलियत मिली। हाँ मिली, डेफिनेटली मिली। परिस्थिति में पहले से सुधार आया, लेकिन प्रॉब्लम हल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि शहरों की जो भी 60%, 70% आबादी है उसको सस्ते में दूध मिले, ये हमको देखना होता है, ये हमारा सरकारी धोरण होता है। इसलिए हम दूध की कीमतें बढ़ने नहीं देते। चाहे किसान को पोसा ना पोसाए, उसको परवड़े ना परवड़े, उसको उस कीमत पर दूध को बेचना ही होता है। ये हर किसानी उपज के बारे में, हर किसानी उपज के बारे में। यानी हम किसान की कितनी भी उपज बढ़ाए, किसानों ने उपज बढ़ाई, मैं कई बार कह चुका हूं। मेरे स्कूल कॉलेज के दिनों में अनाज नहीं था हमारे देश में पूरा, तब के 50-60 करोड़ लोगों के लिए। आज 130 करोड़ के लोगों को खाना मिलकर बचता है, सरप्लस का निर्माण हम करते हैं। किसानों ने अपनी उपज बढ़ाई है। क्या किसानों की हालत बेहतर हुई? 73 में हम उसको 1 रुपया देते थे, अभी 15 पैसे देते हैं। सही मायने में तो 5 पैसे ही देते हैं, लेकिन उसने तिगनी उपज बढ़ाई ऐसा मान लेते तो ठीक है, 15 पैसे देते हैं। यह स्थिति है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, तो उनके पहले के शुरुआत के भाषण में बहुत बारीकी से सुनता था, कई बार उनको रिपोर्ट भी करता था। वो हर भाषण में किसान की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते थे। ये उनका जल संधारण सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा है, जिसके कारण जल का स्तर बढ़े, उस कारण खेती में बड़े पैमाने पर जल उपलब्ध हो, किसानों की उपज बढ़ेगी और वो इनसे सब दुष्ट चक्र से वो बाहर आएंगे, ऐसा उनको प्रामाणिकता से लगता था। वो अपने भाषण में बोलते थे।
अब उनसे संवाद करने की गुंजाइश थी तो मैं उनको कहता था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सब ऊपरी ऊपरी की चीजें हैं। हाँ, किसान की पीने की समस्या, जो गांव गांव की पानी पीने की समस्या, वो हल हो सकती है इसके जरिए, इसलिए उसका समर्थन ही होना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर ही रहे हो, लेकिन इससे किसान की समस्या हल नहीं होगी। आपको किसान की समस्या हल करनी है तो स्वामीनाथन आयोग का कम से कम एक डिमांड इमीडिएट अमल में लाओ, वो यानी उत्पादन मूल्य से 1.5 गुना दाम। शायद शुरुआत के दिनों में उन्हें कल्पना नहीं होगी कि यह इतना कठिन है। जब अर्थशास्त्रियों के साथ में वो बैठे होंगे निर्णय के समय में, तब अर्थशास्त्रियों ने उनके ध्यान में लाकर दिया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पूरे अर्थव्यवस्था के चक्र बदलना। बहुत छोटी डिमांड लगती है स्वामीनाथन आयोग की, लेकिन ये चक्र बदलने वाली अर्थव्यवस्था की डिमांड है, नहीं अमल में ला सकते। इसलिए ये सब चीजें जो है, ये सहूलियत निर्माण करने वाली चीजें, जैसे मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत अच्छा काम किया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर वो इंडिया के प्रधानमंत्री थे, वो भारत के प्रधानमंत्री कभी थे नहीं, मनमोहन सिंह ये इंडिया के प्रधानमंत्री थे, इंडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पूरे दुनिया में जब रिसेशन आया, मंदी आई, उन्होंने भारत को उस मंदी से बचाया, अर्थशास्त्री थे। मैं गलत बोल गया, भारत को नहीं बचाया, इंडिया को बचाया। लेकिन किसानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती गई। मनमोहन सिंह सरकार के काल में भी, जब एक किसान इस देश के कृषि मंत्री थे शरद पवार, तब भी उत्पाद तो बहुत बड़ा, सरप्लस निर्माण हुआ उनके जमाने में। उन्होंने कुछ अच्छी योजनाएं अमल में लाई, उसके बारे में काफी चर्चा नहीं होती है, लेकिन किसानों की हालत बद से बदतर होती गई। उसमें से किसानों को सहूलियत मिले, इसलिए कर्ज माफी बड़े पैमाने पर हुई। कुछ 37,000 करोड़ की वगैरह कर्ज माफी तब हुई। शायद नंबर आगे पीछे हो सकता है, मैं भूल सकता हूं, लेकिन बड़े पैमाने पर कर्ज माफी हुई। आज तक इतनी बड़ी कर्ज माफी नहीं हुई। वो केवल सहूलियत थी कि एक पेशेंट मर रहा है भाई, उसको थोड़ा सा ग्लूकोज दे दो, ये है। कर्ज माफी ये हल नहीं है। हल है किसानों के उपज को उचित दाम देना, उसकी उपज बढ़ाना। यह हल नहीं है। वो जितनी उपज बढ़ाता है उतना और ज्यादा गरीब होता है। यह हिसाब देखिए ना आप। किसान जितनी उपज बढ़ाता है उतना और ज्यादा वो गरीब होता है। यह अभी कभी मत भूलिए आप, हमेशा याद रखें। इसलिए कोई भी योजना उसको उचित दाम न दिलवाने वाली किसान की समस्या हल नहीं कर सकती। स्वामीनाथन ने बराबर जड़ पकड़ी है। वो है ही कृषि तज्ञ, साइंटिस्ट, किसानों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति है। उन्होंने सही जड़ पकड़ी है। इसलिए किसानों के बारे में कोई भी बाकी उपाय, ये ऊपरी उपाय होंगे, मूलतः उसकी समस्या हल करने वाले उपाय नहीं होंगे। ये हमेशा समझकर चलो। नेक्स्ट, गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए? फांसी के वक्त जब वो जेल में थे तब उनको बचाने के लिए प्रयास नहीं किए, ऐसा हमेशा प्रचार किया जाता है। उसमें कितना सच है? जैकी जैक इनका सवाल ऐसा है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के प्रयास क्यों नहीं किए। अभी हालांकि ये इसके सब डिटेल्स देखकर मुझे ये जवाब देना चाहिए, लेकिन ये प्रचार करने वाले जो लोग हैं वो केवल गांधी विरोधी लोग हैं। गांधी जी ने खुद पत्र लिखा है भगत सिंह को फांसी न दिया जाए इसके लिए,
उन्होंने वकील कर कर नेहरू जी से लेकर बाकी लोगों ने खड़ा रहे, ये देखा है। लेकिन खुद भगत सिंह ये नहीं चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि मेरे बलिदान के द्वारा लोगों में चेतना जगेगी और बड़े पैमाने पर लोग इसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। गांधी जी ने उनको बचाने का प्रयास किया है, ये फैक्ट है। उन्होंने जो वाइसरॉय को पत्र लिखा है वो उपलब्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो कुछ कहा है वो उपलब्ध है। वो सब डिटेल्स देखकर मुझे आपसे बात करनी चाहिए। अभी जो मुझे याद आ रहा है उतना ही याद आ रहा है, इसलिए ये झूठा प्रचार है। अब ये झूठा प्रचार तो बार बार चलता है। मैंने पहले ही कहा कि गांधी जी को बदनाम करने वाले दो तरह के लोग हैं। जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं वो हमेशा उनको बदनाम करते रहते हैं, और जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं वो भी उनको बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। गांधी जी ऐसे व्यक्ति है कि जहां उनको विरोध करना होता था वो डायरेक्टली जाहिर तरीके से विरोध करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र के मार्ग से इस देश को कभी भी स्वतंत्रता मिलना संभव नहीं है ऐसा उनको लगता था, तो वो जाहिर तरीके से कहते थे। फिर भी नेताजी उनसे बहुत प्रेम करते थे, वो भी नेताजी पर बहुत प्रेम करते थे। भगत सिंह का मार्ग उन्हें मान्य नहीं था। इस मार्ग से देश को स्वतंत्रता मिलेगी ऐसा उनको बिल्कुल नहीं लगता था, और वो फैक्ट थी। फिर भी ऐसे व्यक्ति को फांसी नहीं देना चाहिए ऐसा उनको लगता था, और वो उन्होंने काम करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार मानना संभव नहीं था। सरकार ने वो मान्य नहीं किया। गांधी बचा सकते थे लेकिन गांधी ने बचाया नहीं, ये बोलना गलत है, झूठा है। आगे आप अपने जीवन में किसे अपना आदर्श या रोल मॉडल मानते हैं? यूनुस हुक्केरी। इनका सवाल ऐसा है कि आप अपने जीवन में किसे रोल मॉडल मानते हो, किसे आदर्श मानते हो? देखिए, मैं जिस ओरिएंटेशन से आया हूं, तरुण शांति सेना, जयप्रकाश नारायण जी का युवा संगठन, उसमें हमें दादा धर्माधिकारी जैसा प्रशिक्षक शुरुआत में मिला। मैं बहुत इलॉजिकल तब व्यक्ति था, लॉजिक उपयोग में लाने का प्रयास करता था, लेकिन संस्कार ही ऐसे थे बचपन से कि बहुत इरेशनल था। लॉजिकल बनने की कोशिश थी, बहुत पढ़ता था, बहुत विषयों की जानकारी रखता था। फिर बाद में मैं तरुण शांति सेना के संपर्क में आया, आचार्य दादा धर्माधिकारी के भाषण सुनने लग गया, उनके साथ कुछ समय गुजारने का भी अवसर मिला, चर्चा करने का बार बार अवसर मिला, सवाल पूछने का अवसर मिला। वे हमेशा अपने भाषण की शुरुआत करते थे, मैं कहता हूं इसलिए मत मानो। गांधी कहते हैं, विनोबा कहते हैं, इसलिए मत मानो। मार्क्स कहता है, इसलिए मत मानो। अंबेडकर कहते हैं, इसलिए मत मानो। जो बात आपके विचारों को, आपके दिमाग को सही लगे, उसी बात को मानो और अपने जीवन में अमल में लाओ। यह उनके भाषण के शुरुआत में जो वाक्य होते थे, उसने मेरी पूरी विचारधारा की नींव रखी है, फाउंडेशन रखा है। तो नेचुरली मैं धीरे धीरे उस ढंग से विचार करने लग गया, इसलिए मैं इतना आगे बदलते गया कि मैं पूरी तरह से रैशनल बना। यानी जिस संगठन के लोग सभी एक धार्मिक वातावरण में पले बढ़ते हैं, उसी ढंग का एक वातावरण है, गांधीयन है, इतना ही फर्क है। उस वातावरण में आगे चलकर मैं 100% रैशनल बना, इस फाउंडेशन के कारण।
जो सच है उसको स्वीकारना चाहिए, जो सच नहीं है उसको नकारना चाहिए। और इतने सालों से मैं इतने बड़े बड़े लोगों को देखते आया हूं, उनको समझने की कोशिश करते आया हूं, उनके विचार सुनते आया हूं, विचार पढ़ते आया हूं, उस पर चिंतन मनन करते आया हूं, वो विचार जो मुझे सही लगे लोगों को समझाते आया हूं। इसलिए मेरे मन में कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या उसके एक व्यक्ति के विचार आदर्श कर कर स्वीकारना संभव नहीं है। मुझे जिस व्यक्ति के विचार मानव जाति के लिए बहुत अच्छे ऐसा लगता है उसको स्वीकारता हूं, उनकी तारीफ करता हूं। जो मुझे लगता है कि मानव जाति के लिए हितकारक नहीं है, अहितकारक है, साइंटिफिक नहीं है, अनसाइंटिफिक है, उनको मैं सिरे से नकार देता हूं। और पहले से हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाइयां तो होती है। कुछ व्यक्तियों में, बड़े व्यक्तियों में अच्छाइयों का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ चीजें उनके जीवन में ऐसे होती है, उनके विचारों में ऐसी होती है कि जिसको स्वीकारा नहीं जा सकता। ये भान, ये एहसास बहुत पहले मुझ में उत्पन्न हुआ था, और इसलिए मैं हर व्यक्ति की तरफ एक व्यक्ति कर कर, एक विचारवंत कर कर, विचार करने वाला व्यक्ति कर कर देखता हूं, उसको 100% आदर्श नहीं मानता हूं। उन विचारों को परखने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, पहले समझने की कोशिश करता हूं, बाद में उसको परखने की कोशिश करता हूं, और परखने के बाद जो मुझे सही लगे वही बातें मैं लोगों के सामने रखता हूं। मैंने हमेशा अपने आप को पोस्टमैन कहा है कि मैं एक अच्छा पोस्टमैन हूं। अच्छी चीजें अलग अलग लोगों से, अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग विचारों से चुनता हूं, और मानव जाति के लिए जो सही है ऐसा मुझे लगता है वो लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरा कोई एक, जिसको आप कहेंगे, जिसे आप कहोगे कि कोई आदर्श व्यक्ति या विचारधारा है, वो नहीं है। अगर एक शब्दों में मुझे कहना है तो केवल सत्य, सत्य के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसको मैं मानता हूं। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, इसको साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। अगर मुझे आदर्श मानना ही होगा तो वो साइंटिफिक टेम्पर है ऐसा मैं बोल सकूंगा, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर एक साधन है, ये कोई साध्य नहीं है। ये चीजों को परखने का साधन है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जानने का साधन है, जिसको हम सही माने में साइंटिफिक मेथड कहते हैं, वैज्ञानिक प्रक्रिया कहते हैं। ये साइंटिफिक मेथड के जरिए ही हमें सच्चाई के जवाब मिलते हैं, सच ढूंढने का अवसर मिलता है और सच मिल सकता है। इसलिए अगर आप कोई मुझे आदर्श ही पूछे तो साइंटिफिक मेथड ये आदर्श हो सकती है, उसके जरिए सच ढूंढते रहता हूं, और जो मुझे सच है ऐसा लगता है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश करते रहता हूं। मुझे लगता है आपको जवाब मिला होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और किसानों की प्रगति क्या एक साथ चल सकती है? उसके लिए कैसा तरीका अपनाया जाए? अनिकेत पटेल। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और किसानों की प्रगति क्या एक साथ चल सकती है? आज तक तो दुनिया में एक साथ कहीं चली नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, उसकी शुरुआत ही खेती प्रोडक्शन का शोषण कर कर, यानी किसानों का शोषण कर कर शुरू हुई है। उसी के आधार पर वो खड़ी हुई है। यूरोप में उसके पहले जो फ्यूडल सोसाइटी थी, ये जमींदारी यंत्रणा थी, वो भी किसानों के शोषण के आधार पर ही खड़ी थी। उसी के आधार पर बड़े बड़े किंगडम खड़े हुए। तो किसानों का शोषण करने की यंत्रणा पहले से वहां उपलब्ध थी। उसी के आधार पर उन्होंने
पूरे किसानी का ही शोषण कर कर अपनी औद्योगिक क्रांति खड़ी की। अब ये तो फैक्ट्स है इतिहास के। शायद पहले इस सवाल का जवाब देना कठिन होता, क्योंकि पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब बड़ा उत्पाद, बड़ी बड़ी यंत्र मशीन्स, बड़े बड़े मशीन्स के द्वारा ही बड़ा बड़ा उत्पाद, बड़ा प्रोडक्शन, यानी बड़ा विकास, यह मान्यता थी। उसी जमाने में जापान ने अलग ढंग से काम किया। उन्होंने अपनी परंपरागत जो लघु उद्योग परंपरा थी, घर घर में काम चलता था, उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर 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 पुर्जा, हर मशीन के पुर्जे, इस घर में एक बने, दूसरे में दूसरा बने, तीसरे में तीसरा बने, इस ढंग से उन्होंने तभी से ये यंत्रणा विकसित की। यानी जापान का जो पूरा विकास हुआ है, और उनको फायदा भी मिला सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको सैनिक रखने की परमिशन नहीं थी, सैन्य दल बढ़ाने की परमिशन नहीं थी, और उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी रशिया और अमेरिका ने। इसलिए भी जापान को बहुत फायदा मिला। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो ध्वस्त हो चुके थे जापान के केवल 2 शहर नहीं, पूरा जापान ही जर्जर हो चुका था, तो उनको खड़ा रहने का अवसर मिला, क्योंकि सैन्य खर्च उनका बहुत बच गया। और दूसरी तरफ उनकी जो पुरानी यंत्रणा थी, परंपरागत यंत्रणा थी, उनको उन्होंने आधुनिक रूप दिया। तो हमारे सामने वो उदाहरण है। भारत में गांधी जी यही चाहते थे। गांधी जी यंत्रों के या फिर विज्ञान के प्रगति के खिलाफ नहीं थे, वो हर प्रकार के शोषण के खिलाफ थे, लोगों के शोषण के खिलाफ थे, नेचर के शोषण के खिलाफ थे। यूरोप का औद्योगिक विकास उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था। वो अफ्रीका में भी बहुत समय तक रहे हैं। अब इतने साल अफ्रीका में गुजारे, यूरोप नजदीक से देखा, और अफ्रीका में तो ब्रिटिश का ही साम्राज्य था, तो उसमें नेचर का कैसा शोषण किया जाता है या औद्योगिक विकास के नाम पर या औद्योगिक विकास के लिए, यह भी उन्होंने देखा था। अब तब शायद ये बात को कोई और महत्व नहीं देता था, या शायद किसी के ध्यान में ये बात आती भी नहीं होगी, लेकिन गांधी जी क्या आई थी, ये जो हम नेचर का ज्यादा दोहन कर रहे हैं उससे बहुत बड़ी समस्याएं निर्माण होने वाली है, ऐसा वो कहते ही थे, और हुई आज के जमाने में। तो इसलिए जिस ढंग से औद्योगिक क्रांति पूरे दुनिया में हुई, उस ढंग से हमने अब भारत के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। जो कुछ 200-250 सालों में अंग्रेजों ने इस भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म किया है, ग्रामीण स्वावलंबी व्यवस्था को खत्म किया है, उस व्यवस्था को फिर से खड़ा करना चाहिए, ये उनका आग्रह था। और वो कोई काल्पनिक बात तो कर नहीं रहे थे, 5000 सालों की भारत की परंपरा थी। इसलिए वो चरखे का उपयोग करते थे। अब हमारे यहां तो लूम्स काम करते थे, जो इलेक्ट्रिकली काम नहीं करते थे, हाथ से काम करते थे। लूम्स भी तो यंत्र है। चरखा से आगे बढ़कर अंबर चरखा आया, वो भी उन्होंने स्वीकारा, उसको भी प्रोत्साहन दिया। अंबर चरखा में एट ए टाइम 4-5 जगह 6 जगह पर सूत काता जाता है। तो टेक्नोलॉजी का विरोध करने वाले वे थे नहीं। तो टेक्नोलॉजी का ऐसा उपयोग करो कि जिसमें से शोषण क्रिएट ना हो, उत्पाद बढ़े, लेकिन हर व्यक्ति को काम मिले। क्योंकि वो जानते थे जिस व्यक्ति को काम करे बगैर कुछ मिलता है, उस व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। और जो खाली दिमाग होता है
वो किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो हर व्यक्ति के हाथ को काम मिले, काम के साथ में उसको प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, और हर व्यक्ति का पेट अच्छे ढंग से भर पाए, और कम से कम नेचर का नुकसान कर कर। ये उनके आग्रह थे। इन आग्रहों के साथ में अगर हमने गए 70 सालों में कोशिश की होती तो हमारे यह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये शब्द तो गलत है, लेकिन इंडस्ट्रियल उत्पाद भी होते। हम इंडस्ट्रियल उत्पाद से अछूते रहते ऐसे नहीं, क्योंकि गांव में जो सरप्लस इंसान तैयार होंगे खेती के काम के बाहर, उनको भी तो काम की आवश्यकता है। जापान ने अपनी परंपरा का उपयोग किया कि हर घर में वो उत्पाद की हर चीजें, एक एक पुर्जा प्रोड्यूस करने की माइक्रो, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जापान पूरे दुनिया पर राज करता है। तो ये कोई एकदम से काल्पनिक बात तो है नहीं, वो हमारे भारत में संभव था, आज भी संभव है। केवल बड़े बड़े मशीन्स लगने के बाद ही उत्पाद होता है और देश का विकास होता है, ये तो सच्चाई नहीं है। बड़े बड़े डैम्स बांधकर ही देश का विकास होता है, ये तो सच्चाई नहीं है। छोटे छोटे डैम्स, जिसको डैम्स कहना भी आवश्यक नहीं, बंधारे कह सकते हैं, बाकी अलग अलग नाम है उनको, उसके जरिए बड़े पैमाने पर जल समस्या को हम सुलझा सकते हैं। तो ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का, और आज पहली बार हम इस अवस्था में है कि माइक्रो टेक्नोलॉजी हम उपलब्ध कर सकते हैं। मुझे अगर किसी ने 20-30 साल पहले कहा होता कि आप पहले घर घर में अनाज को पीसा जाता था, उसके लिए हम जिस चीजों का उपयोग करते थे उसके बगैर आप मशीन का उपयोग कर सकते हो और हर घर में आवश्यक है उतना अनाज पीसा जा सकता है, तो मुझे ये बात शायद असंभव लगती है। मेरे कॉलेज के दिनों में आइदर आप घर के साधन में, जिसको मराठी में जाता कहते हैं, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट में पीसते हैं उसको, एक स्थिर रहता है, दूसरे को घुमाते हैं। हिंदी में इसको क्या शब्द है मुझे मालूम नहीं है। तो ये 2 पार्ट पर पिसते, उसमें से अनाज का आटा तैयार होता, घर घर में ये होता था। फिर मशीन लगे, मशीन में आटा पीसना शुरू हुआ। आज हम हर घर में वो मशीन रख सकते हैं और घर के लिए आवश्यक है उतना आटा पीस सकते हैं। तो माइक्रो टेक्नोलॉजी तो आगे चलकर विकसित हुई है, तो उसका बहुत अच्छे ढंग से हम उपयोग कर सकते हैं, दोनों का सुंदर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रामीण बेस होना चाहिए, खेती उसका बेस होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़े जनसंख्या का पेट पालना और उसको एक सम्मान पूर्वक जीने का अवसर देना इसकी प्राथमिक आवश्यकता है, जिसके तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, दूसरी दिशा में हम चलते गए और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि 70% लोगों को हमने $2 में जीने के लिए मजबूर कर डाला, और उसमें से 29% तो दरिद्रता सीमा रेखा के नीचे के हैं। तो ये अवस्था हमने क्रिएट की। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, लेकिन उसको हम औद्योगिक क्रांति नहीं कह सकते हैं, उसको हम लघु उद्योगों में हमको उसको रूपांतरित करना पड़ेगा। छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, उस ढंग के यंत्र हमको निर्माण करने पड़ेंगे जिसमें से बेरोजगारी ना निर्माण हो और रोजगार और प्रोडक्शन दोनों साथ में चले। ऐसी व्यवस्था हम खड़ी कर सकते हैं। वही हिंद स्वराज की कल्पना थी। वो नहीं चाहते थे कि आज भी वो बैलों वाला कोल्हू चले। यंत्र ऐसा उपयोग में आए कि जो स्थानिक लेवल में स्थानिक आवश्यकता पूरी करे, इतनी ज्यादा उपज ना निर्माण करे कि दूसरों का शोषण
यानी इतना ज्यादा प्रोडक्शन ना करे कि दूसरों का शोषण करने की आवश्यकता उसमें से निर्माण हो। तो ये हिंद स्वराज की ही बात है, दोनों का बहुत अच्छे ढंग से कॉम्बिनेशन हो सकता है, आज भी किया जा सकता है। अगर सरकार कभी स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट इम्प्लीमेंट ना करे, फिर भी वैसे फायदे किसानों को पहुंचाने के लिए जनता कुछ कर सकती है क्या? खासकर यूथ उसमें कुछ कर सकता है? अभय कथले इन्होंने सवाल पूछा है कि सरकार अगर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं करती है तो किसानों की यह समस्या हल करने के लिए भारत का यूथ कुछ कर सकता है क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। केवल भारत का नहीं, इंडिया का भी यूथ बहुत कुछ कर सकता है। जो इंडिया का यूथ है, जिसको सब फायदे उसके माता पिता को मिले हैं, शायद उसको भी उसके फायदे मिल रहे हैं। ये 70% जनता का शोषण कर कर जो फायदे मिल रहे हैं उसमें वो जी रहा है, लेकिन अंदर से इंसान है, वो नहीं चाहता कि ये 70% लोगों का शोषण हो। मेरे सहूलियत के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरे अच्छे जीवन के लिए मैं मॉल में जाऊं, कार में घूमूं, इसलिए मेरे देश की 70% आबादी का शोषण हो, ये मुझे मान्य नहीं। ऐसे इंडिया के यूथ, इंडिया में जो है उनको भी हर एक को रोजगार तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का अंतर्विरोध है। ये जो अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, उसमें हमेशा बेरोजगारी बड़े पैमाने पर रहती है। हर देश में ये बेरोजगारी होती है। तो ये बेरोजगारी तो शहरों के, इंडिया के लोगों में भी रहने वाली है। वो जब अपने रोजगार की समस्या के बारे में सोचेंगे तो उनको सोचना पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ढंग से चलते आई, ये सोचेंगे, उसकी बारीकियां समझेंगे तो उनके ध्यान में आएगा कि ये पूरे किसानों के और देहातों के शोषण के आधार पर खड़ी अर्थव्यवस्था है। उसमें भी इंसान बसता है, वो भी इंसान है, वो भी अलग ढंग से सोच सकता है। तो इंडिया का यूथ है, भारत का यूथ है, उसने सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था की समस्या को ठीक ढंग से समझना, उसका आकलन कर लेना, और यही बात बहुत ताकत से किसानों तक, ग्रामीण जनता तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। जो काम एक जमाने में शरद जोशी जी ने बहुत ही ताकत से किया था। शरद जोशी जी को मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान मानता हूं, बहुत प्रामाणिक मानता हूं। उनके प्रामाणिकता के बारे में मेरे मन में 1% संदेह नहीं है। उनके साथ में मैंने केवल एक पत्रकार कर उनके साथ में मैंने मुलाकात ली थी बेलगांव जेल में जाकर, यहां तक बात सीमित नहीं है। उसके बाद में मैं कई बार उनसे मिला हूं, कई बार उनके साथ में चर्चाएं हुई है। डिलिबरेटली मैं समय निकालकर उनके भाषण सुनने को जाता था। मेरे काफी अच्छे मित्र थे। उन्होंने जो जड़ पकड़ी थी और लोगों तक ये अर्थशास्त्र पहुंचाते थे, मैंने जो बातें कही है उनमें से काफी बातें ऑलरेडी शरद जोशी जी ने कही है और बड़े ताकत से कही है। इस आदमी ने इतनी अच्छी जड़ पकड़ने के बाद में उनके दिमाग में यह बात कहां से आई कि खुली अर्थव्यवस्था होने के बाद में किसानों के प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, जबकि उन्होंने अपने किताबों में लिख कर रखा है, उनके भाषणों में कहा है कि औद्योगिक विकास पूरे दुनिया का दूसरों का शोषण कर कर हुआ है। किसानों का शोषण कर कर अमेरिका का भी विकास हुआ है, और अमेरिका अपने किसानों को बचाने के लिए उनको सब्सिडीज देती है। पूरे दुनिया के जो प्रगत देश है वो अपने किसानों को सब्सिडी देकर जिंदा रखते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में वहां किसानी जी नहीं सकती, लेकिन सरकार ने उनको जिंदा रखा है।
ये बात अगर वो जानते थे कि जबकि ये देश खुली अर्थव्यवस्था वाले देश है, ऐसा होने के बावजूद वो कैसा मानते थे कि भारतीय किसान को खुली अर्थव्यवस्था में न्याय मिलेगा, ये बात तो मेरे कभी समझ में नहीं आई। इतनी अतार्किक बात कैसे वो स्वीकार पाए, मेरे समझ में नहीं आए। और आगे चलकर उन्होंने इस बात को महत्व देना शुरू किया, उनके आंदोलन का फोकस बदलते गया। यानी उन्होंने जो जड़ पकड़ी थी वो जड़ को ही छोड़ दिया। जैन कैपिटलिस्ट पूंजीपतियों के खिलाफ उनका आंदोलन शुरू हुआ था, वो उन्हीं के आगे जाकर समर्थक बने, जाने अनजाने में खुली अर्थव्यवस्था के समर्थक बने, और उसमें किसानों के प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे ऐसा माना। यह निर्णय उनके दिमाग में कैसे आया, इसके बारे में मुझे अभी भी डाउट है। कैसा वो मान सकते हैं, उनका ही अर्थशास्त्र का अभ्यास उनको ये जवाब कैसे दे सकता है, मेरे समझ में कभी नहीं आया। और इस पॉइंट के बाद में उनके साथ में मेरी चर्चा नहीं हो पाई। हम 2-3 बार मिले, लेकिन मैंने कहा कि क्यों इतने सालों बाद मिल रहे, तो वो अप्रिय विषय निकाले उनके साथ में। उनकी तबीयत भी उस जमाने में ठीक नहीं थी। तो ये मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल रहा है। मैं मानता हूं कि शरद जोशी जी की ये मान्यता के कारण और उनका चुनाव लड़ने का निर्णय लेने के कारण शेतकरी आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसान आंदोलन का, महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जाने अनजाने वो देश के किसान के नेता बन चुके थे। अब हमें वो ही बातें फिर से जगानी पड़ेगी। मैं ये अपेक्षा नहीं करता हूं कि युवकों ने आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए, वो तो किसानों में से खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये किसानों को जागरूक करने का, उनका प्रबोधन करने का, उनकी समस्या क्यों है ये उन तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम यहाँ का युवा कर सकता है। क्योंकि किसानों की समस्या के साथ में पूरे देश की समस्या जुड़ी हुई है, और उसके भी बेरोजगारी की समस्या जुड़ी हुई है। उसके बेरोजगारी की समस्या अलग है और किसानों के आज की समस्या अलग है। ऐसी दो चीजें भिन्न नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई चीजें। इस ढंग की अर्थव्यवस्था हमने अमल में लाई, इसीलिए शिक्षित बेरोजगारी है, एजुकेटेड लोगों की बेरोजगारी है, और नॉन एजुकेटेड लोगों की भी बेरोजगारी उसी कारण है। और फिर उसमें हमने डिमोनेटाइजेशन हमारे देश में लाया, उस कारण तो और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी निर्माण हुई। तो ये सभी बातों के बारे में आम जनता, जिसमें मजदूर है, जिसमें किसान है, जिसमें बेरोजगार है, उनका इस बारे में सोचने का दिमाग जागरूक करना, उनकी समझ बढ़ाना, उनकी जानकारी बढ़ाना, उनको जागरूक करना, यह बहुत बड़ा काम इस देश का युवा कर सकता है। और यह सही देशभक्ति है। मुसलमानों को जाकर मारना यह देशभक्ति नहीं है, या फिर पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे करके यहां नाचते बैठना यह देशभक्ति नहीं है। लिख लो मुझसे, हम पाकिस्तान में घुसकर जाकर नहीं मार सकते। अमेरिका नहीं मार सकता तो हम क्या मार सकते हैं? यह आज किसी देश के लिए संभव नहीं है, क्योंकि देश सैन्य के बल पर नहीं चलते हैं। हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे और पूरी दुनिया हम पर सभी प्रकार के व्यवहार तोड़ देंगे, यह हो सकता है। यह नहीं कर सकते आज, और इसमें कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। हमारे पास 14 लाख सैनिक है, वो मरेंगे, छाती हम पीटेंगे यहां पे, यानी दुख से नहीं, आनंद से। हाँ, मार दिया हमने, इससे सवाल नहीं हल होने वाला है। यह देशभक्ति नहीं है। इस देश के लोग खुशहाली में जिए, यह देखना यह सही देशभक्ति है। अच्छे ढंग से जिए, इस देश का किसान आत्महत्या नहीं करे, इस देश का सैनिक भी खुशहाल हो, वो भी फालतू नाहक ना मरे,
ये सही देशभक्ति है। तो इस ढंग से हमको बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का प्रबोधन करने का काम करना पड़ेगा और इसमें युवकों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा हमने मानना चाहिए। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब ये निर्णय क्यों लिया गया कि पाकिस्तान के रहने वाले हिंदू अगर वहां रहना चाहे तो रह सकते हैं और भारत में रहने वाले मुस्लिम अगर यहाँ रहना चाहे तो रह सकते हैं? रहीम उनाड़ोपत्र। रहीम उनाड़ो पत्रो, इनका सवाल ऐसा है कि जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब ये क्यों निर्णय हुआ कि पाकिस्तान में जो हिंदू है वो वहां रह सकते हैं और भारत में जो मुसलमान है वो यहां रह सकते हैं? ऐसा निर्णय क्यों हुआ? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसका इतिहास कम से कम 100 साल पुराना है, यानी विभाजन होने के पहले। पहले इस विभाजन के खिलाफ जिन्ना थे, वो नहीं मानते थे क्योंकि जिन्ना विचारों से बहुत रैशनल थे शुरुआत में, और वो विचारों में रैशनल होने के कारण उनका नेतृत्व कोई सुनता नहीं था। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग का हिस्सा बनना अपने आप को मान्य किया और इस डिमांड को आगे लेकर चले। ये बात काफ़ी बाकी भी लोगों ने कही थी, उसके डिटेल्स में अभी मैं नहीं जाऊंगा। जब उस विषय को स्वतंत्र लूंगा तब उसके डिटेल्स में जाऊंगा कि किन किन लोगों ने इसकी नींव डाली है विभाजन की। महात्मा गांधी जैसे लोग इसके खिलाफ थे, नेहरू जी उसके खिलाफ थे, पटेल जी इसके खिलाफ थे, लेकिन सिचुएशन इस ढंग से क्रिएट हो चुकी थी कि विभाजन के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। ये तो ठीक है, नेताओं के लिए विभाजन, ब्रिटिशों के लिए विभाजन तो ठीक है, लेकिन जो पीढ़ियों से कहीं रहते आया है, सिंध में रहते आया है, हिंदू है, अपने आप को समझता है, कई पीढ़ियों से रहते आया है, वहां उसका घर है, वहां उसके रिश्तेदार है, वहां उसकी जमीन है, वहां उसकी बचपन से लेकर सब यादें हैं, वो सब छोड़कर तू कंपलसरी भारत में जा, ये कहने का किसको अधिकार है? या फिर भारत में जो मुसलमान 4-5 पीढ़ियों से यहां रह रहा है, उसका घर है, उसकी खेती है, उसका गांव है, उसके पहचान के लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके साथ में उसका व्यवहार है, तो वो छोड़कर पाकिस्तान में चले जाए, ये कहने का अधिकार किसको है? पहले तो भारत पाकिस्तान का विभाजन यही कृत्रिम विभाजन है। अंग्रेजों की जो एक सिस्टम थे, आपस में लड़ाओ और राज करो, वो सिस्टम का वो परिणाम था। अंग्रेजों के पहले इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगों का प्रमाण निग्लिजिबल था, दंगे नहीं होते थे, धर्म के आधार पर झगड़े नहीं होते थे। अंग्रेज आने के पहले आप देखेंगे कि मुस्लिम राजा के पास में हिंदू सैनिक है, हिंदू सरदार है, चाहे औरंगजेब हो चाहे कोई भी हो। औरंगजेब के हाथ के नीचे भी बड़े बड़े सरदार हिंदू थे, और शिवाजी राजा के हाथ के नीचे भी मुस्लिम सरदार थे। उनका पूरा नाविक दल, नेवी का चीफ ही मुस्लिम था। तो ये 400 साल पहले की बात नहीं, अंग्रेज इस देश में आने के पहले तक की बात है कि यहां हिंदू मुस्लिम दो धर्म थे। एक आध बार जिजिया कर भी लगाया गया, लेकिन सबने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीख लिया था, और हिंदू कल्चर में यह बहुत आसान बात थी। मैं कल्चर कह रहा हूं, सिंधु कल्चर, हिंदू कल्चर, उसके बारे में बात कर रहा हूं। हिंदुत्ववादी लोगों के हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो मुझे कभी समझा ही नहीं, वो कहां से आया ये भी पता नहीं है। तो ये जो भारत की परंपरा रही है कि दूसरों को सम्मिलित कर लो,
अलग विचारों के लोगों को, अलग आचार रखने वाले लोगों को, अलग भगवान मानने वाले लोगों को साथ में जोड़ लो, उनके साथ जी लो। ये परंपरा रही है 5,000 सालों की। बहुत अलग अलग लोग भारत में एडजस्ट हुए हैं। ईरानी कब से आए, पारसी कब से आए, कब घुल मिल गए, किसी को पता नहीं। यहां जैन रहे, यहां बौद्ध रहे, यहां धार्मिक एक दूसरे की गर्दनें तोड़ने का जो इतिहास है, जैसे यूरोप में हुआ, बाकी एशिया में हुआ, वैसा इतिहास भारत में नहीं है कि एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को एकाध अपवाद हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये मारकाट, ये इतिहास भारत में बहुत कम रहा है। उल्टा एक दूसरे के साथ में जीने का इतिहास रहा है। तो अंग्रेजों ने जो भेद निर्माण किया था, उसको बार बार बढ़ावा देते थे। उनका तो आगे चलकर यह भी षड्यंत्र था कि अलग अलग जातियों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिसको गांधी जी ने विरोध किया, और इसलिए अंबेडकरवादी गांधी जी का बहुत ही द्वेष करते हैं बड़े पैमाने पर। तो वो भी उनका षड्यंत्र था कि जातियों को भी अलग अलग कर दे, एक दूसरे के साथ में भिड़ा दे, आपस में भेद निर्माण करो और राज करो, ये उनकी नीति थी। ये पार्टीशन उसका एक परिणाम था। फिर उसमें जीना को प्रामाणिकता से लगता था या फिर उनका केवल कहना था, इसके बारे में चर्चा हो सकती है कि हमें जहां हिंदू बहुल देश है वहां पर न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा देश हमको अलग चाहिए। उस डिमांड की नींव 50-60 साल पहले से अंग्रेजों ने क्रिएट की थी, पॉलिटिकल नींव। उनके अलग मतदार संघ दिए ही गए थे। तो इस कारण ये जो नींव थी, उस नींव के परिणाम पार्टीशन थे। अब उसमें तो ये शर्त लगाना असंभव है कि भाई आपकी जमीन छोड़ दो, आपका घर छोड़ दो, या भिखारी बनकर आप आओ। ये कहना तो बहुत ही गलत है। ये निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर ऑल अंडर में थी एक पार्लियामेंट के, जहां लोकतंत्र अभी काफी सबल बन चुका था। तो वो इस ढंग का निर्णय भी नहीं ले सकती थी। फिर लोगों ने निर्णय लिया, जो हिंदू है उनको पाकिस्तान एरिया में से भगाओ, जो मुसलमान है उनको हिंदू एरिया से भगाओ। और इसलिए लाखों लोग पार्टीशन होने के समय में मारे गए, ये हमको मालूम है। उसके बारे में हम ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि बहुत दुख की बात होती है सबके लिए। जो लोग मारे गए उनके रिश्तेदारों के लिए भी दुख की बात होती है, और जो लोगों ने मारा उनके रिश्तेदारों के लिए भी दुख की बात होती है कि हमारे रिश्तेदारों ने ऐसा व्यवहार किया, अमानुष व्यवहार किया। ये भी दुख की बात होती है। इसलिए पार्टीशन के बारे में हम सभी लोग बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, उसको बार बार लेकर बैठते नहीं हैं। ये बहुत गंदी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ा कलंक है। दोनों तरफ से लोग बड़े पैमाने पर मारे गए हैं। जिन लोगों ने मारे बहुत ही बुरे लोग हैं। ऐसे राक्षस हमको नहीं चाहिए, लेकिन हो चुका है, हमने स्वीकारना चाहिए। हो चुका ये तो स्वीकारना चाहिए। तो लोगों ने अपने हाथ में कानून लेकर ये करने का प्रयास किया। उस कारण कुछ कंपलसरी लोग इधर आए जो आना नहीं चाहते थे। ये अगर बहुत शांतिपूर्वक हस्तांतरण हो पाता, और इसमें ब्रिटिशों की बहुत बड़ी खाई है, गैर जिम्मेदाराना बर्ताव था उनका, उनको जल्दी हो चुकी थी, क्योंकि उनको अभी बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों का खर्च बचाना था ब्रिटिश साम्राज्य को। और भारत पर तो जो साम्राज्य था, सैनिक थे, उनके सभी अधिकारी
ये ब्रिटिश थे, उनको जल्दी अपने देश में वापस भेजना था। इसलिए ये शांतिपूर्वक पार्टीशन होने की प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से अमल में नहीं लाई। ये दोष ब्रिटिश का भी है, क्योंकि ब्रिटिशों को कल्पना आ चुकी थी कि हमने जो बीज बोए हैं वो अब उगने वाले हैं बड़े पैमाने पर, और इसमें बहुत मारकाट होने वाली है और इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ये उनको ऑलरेडी पता चल चुका था। ये सब फ्रीडम एट मिडनाइट में आपको दो इंग्लिश पत्रकारों ने एक किताब लिखी है, फ्रीडम एट मिडनाइट, जब इस देश को स्वतंत्रता मिली उन दिनों में क्या हुआ, ये बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। उसमें ये सब हमको सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो मित्रों, इस ढंग से ये हुआ है। ये निर्णय जो आप कह रहे हो लिया ही नहीं जा सकता था, यह अमानवीय निर्णय था, अमानुष निर्णय था, लेकिन लोगों ने वो अमल में लाने की कोशिश की। इसके बावजूद इस देश में बड़े पैमाने पर मुस्लिम रहे, क्योंकि इस देश में नेहरू गांधी परंपरा का नेतृत्व था। खुद नेहरू जी जिंदा थे, कांग्रेस का नेतृत्व था। पाकिस्तान का क्या हुआ तुम सबको मालूम है, पाकिस्तान के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं। अगर पाकिस्तान और भारत के विकास की बात करें, इतना सब खामियां भारत में होने के बावजूद, तो पाकिस्तान कहीं भी आसपास भारत के बैठता नहीं है किसी भी विकास के बारे में, क्योंकि जो लोग द्वेष का बीज लेकर चलते हैं उनको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ना पाकिस्तान में ठीक ढंग से कभी लोकतंत्र चल पाया, हालांकि पाकिस्तान के भी लोग आंदोलन में थे, स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन वहां लोकतंत्र के बीज नहीं पनप पाए। भारत में 70 साल से लोकतंत्र चल रहा है। वही कांग्रेस वहां भी आंदोलन करती थी। आज का जो पाकिस्तान है उसमें से काफी लोग आंदोलन में शरीक होते थे, लेकिन उन बेचारों का कुछ चल नहीं पाया। वहां मुस्लिम लीग, जीना, हिंदू द्वेष, पाकिस्तान, मुस्लिमों का देश, इसमें सब बह गए और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर गए। भारत ने सेक्युलर बनने का तय किया, उस ढंग की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, और इसलिए भारत जो कुछ आज कर पाया है वो उस कारण कर पाया है। पाकिस्तान जैसा एकदम पिछड़ा नहीं रहा भारत, उससे कई गुना आगे बढ़ गया। यहाँ की लोकतांत्रिक नींव, यहाँ की सेक्युलर परंपरा और उस परंपरा को महत्व देने वाला नेतृत्व हमारे को देश को मिला। शायद 1947 में अगर आज का नेतृत्व होता तो क्या होता इस देश का, कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। आगे क्या किसानों को आरक्षण देना चाहिए? क्या उससे उनकी समस्याएं हल होंगी? ललित बुरड़। ललित बुरड़, इनका सवाल है कि क्या किसानों को आरक्षण देना चाहिए, उससे उनकी समस्या हल होगी। पूरे भारत में जो आंदोलन चले, जिन जातियों ने आरक्षण मांगा, नौकरियों में और शिक्षा में भी, उसमें महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में गुर्जर, जाट, ये सबके जो आंदोलन चले रिजर्वेशन के लिए, दोनों प्रकार के रिजर्वेशन के लिए, किस नौकरियों में भी और शिक्षा में भी,
ये सभी आंदोलन करने वाली जातियां ये किसान जातियां है, जिनमें ज्यादातर किसानी करते आए हैं। चाहे गुजरात के पटेल हो, चाहे महाराष्ट्र के मराठा हो, गुर्जर हो, हरियाणा पंजाब के जाट हो, ये सभी लोग किसान जातियां हैं। इनमें अधिकतर 70 से 80% के ऊपर किसानी करने वाले लोग हैं। और खेती की इतनी अवस्था बिगड़ते गई बिगड़ते गई बिगड़ते गई, जब देश को स्वतंत्रता मिली तब उनको ये रिजर्वेशन की कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। लेकिन रिजर्वेशन के कारण कुछ जातियों में जो विकास हुआ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में खास कर वो विकास के परिणाम दिखने लगे। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े पैमाने पर दिखने लगे, लेकिन पूरे देश में कुछ प्रमाण में दिखने लगे। वो गांव गांव में महसूस होने लगे कि गांव का एक अस्पृश्य आदमी, उसका बेटा कहीं तो भी रिजर्वेशन प्राप्त होने के कारण पढ़ता है, मेहनत लेता है, अफसर बनता है, उसका घर बदल जाता है, पूरी फैमिली बदल जाती है, वो विकास करता है। और खेती यार दिन ब दिन गरीब होते जाता है, वो अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता है। तो ये कहीं तो भी ये बातें उसके सामने आते गई किसान के आगे कि मेरे ही गांव का एक मजदूर का बेटा अफसर बना, उसकी परिस्थिति बदली, मैं दिन ब दिन गरीब हो रहा हूं। क्यों गरीब हो रहा हूं उसको पता नहीं है, उसको उसकी जानकारी नहीं है, वो अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है। तो उसको ऐसा लगने लग गया कि आरक्षण के कारण मेरा भी विकास होगा, मैं पिछड़ गया हूं उसके पीछे आरक्षण कारण। और इसलिए इन जातियों ने भी, उनका ओबीसी में सम्मिलित उनको नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने भी बड़े पैमाने पर आरक्षण की मांग की, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर सपोर्ट मिला। सपोर्ट क्यों मिला? क्योंकि किसानों की खस्ताहाल वो देख रहे थे, फेस कर रहे थे, इसलिए इतना बड़ा सपोर्ट मिला। लेकिन रिजर्वेशन तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। शायद थोड़ा बहुत उपयोग होगा शिक्षा में रिजर्वेशन का, थोड़ा बहुत, लेकिन सही डिमांड तो यह होनी चाहिए कि यहां तो फ्री एजुकेशन चाहिए इस देश में। अगर ये देश लोकतांत्रिक है, लोक कल्याणकारी राज्य है, तो एजुकेशन तो फ्री होना चाहिए, ये प्राथमिक आवश्यकता है। लेकिन यहां तो कोई एजुकेशन फ्री नहीं है, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो शिक्षा में केवल रिजर्वेशन होने के कारण क्या समस्या हल होगी? थोड़ा बहुत सहूलियत, जैसा मोदी सरकार भीख दे रही है 6,000 रुपए किसानों को, उस ढंग से थोड़ी सहूलियत। आज का मरना कल पर टाला गया, इतना ही। नौकरियों में आरक्षण के लिए तो कोई मतलब ही नहीं बचा है, नौकरियां ही नहीं बची है। सरकार तो सरकारी नौकरियां खत्म कर रही, और किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि पूंजीपतियों के नौकरियों में आरक्षण लगाया जाए। हिम्मत नहीं है किसी की, क्योंकि पूंजीपति काम करते हैं वो तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। पहले जब हमारे देश में मिश्र अर्थव्यवस्था थी तब सरकार कुछ शर्तें लगा सकती थी, अब तो लगा ही नहीं सकती, खुली अर्थव्यवस्था है। तो ये आरक्षण जो है नौकरियों का, उसको कोई मतलब नहीं बचा है। सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी है। नितिन जी गडकरी, भाजपा के बहुत बड़े मंत्री, उन्होंने जाहिर तरीके से कहा कि आप आरक्षण की डिमांड कर रहे हो, लेकिन कहाँ नौकरियां है, कहाँ आरक्षण मिलने वाला है? ज्यादा से ज्यादा एमपीएससी यूपीएससी के सिलेक्शन में मिलेगा, बस उतना ही उपयोग होगा, उससे ज्यादा तो उपयोग होने की गुंजाइश नहीं है। उससे 1% लोगों की भी प्रॉब्लम हल होने की गुंजाइश नहीं है।
तो किसानों को, अभी इन जातियों ने तो डिमांड किया है, बाकी जो किसान जातियां है, जैसे महाराष्ट्र में कुणबी है, वो भी किसान जाति है। माड़ियों में भी बहुत लोग किसानी करते हैं, धनगरों में किसानी बहुत करते हैं। ऐसी कुछ जातियां हैं कि जो प्रमाण में कम है लेकिन किसानी करते हैं। अब धनगरों को आरक्षण नहीं है, लेकिन कुणबियों को है महाराष्ट्र के। तो हर प्रांत में कुछ किसान जातियों को आरक्षण है और बड़े पैमाने पर जो जातियां हैं उनको आरक्षण नहीं है। तो इसमें से तो किसान के कोई प्रॉब्लम हल नहीं होने वाले। किसान का प्रॉब्लम तभी हल होगा जब उसके उपज को उचित दाम देने वाली अर्थव्यवस्था हम निर्माण करेंगे। तब तक कोई भी प्रॉब्लम हल होने की गुंजाइश नहीं। और स्वामीनाथन आयोग का 1.5 गुना दाम, ये क्रांतिकारक कदम है, बहुत क्रांतिकारक कदम है। यानी गांधी जी का नमक का सत्याग्रह जितना क्रांतिकारक था, उससे भी कई गुना क्रांतिकारक ये कदम है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था के चक्र बदलने पड़ने वाले हैं, ये डिमांड पूरी करने के बाद। क्योंकि डिमांड क्या है? उत्पाद मूल्य से 1.5 गुना। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना उत्पाद मूल्य बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी यानी मेहनताना बढ़ेगा, मजदूरी बढ़ेगी, उत्पाद मूल्य बढ़ेगा यानी उत्पाद खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, उसका 1.5 गुना होगा। यह प्रमाण तो हमेशा कायम रहने वाला है। इसलिए यह बहुत बड़ा क्रांतिकारक कदम है, वही केवल कदम है जो किसानों के प्रॉब्लम्स हल करने की दिशा में हमारे देश को ले जा सकता है। बाकी किसी भी दूसरे उपायों से ये प्रॉब्लम हल होने वाला नहीं है। आजकल गांधी विरुद्ध सावरकर ये विषय बड़े जोरों से चर्चा में रहता है। इस विषय में आपकी क्या राय? सुमित उगेमुगे। सुमित उगेमुगे, इनका सवाल है कि आजकल गांधी विरुद्ध सावरकर ये विषय बहुत चर्चा में रहता है। इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है? इस सवाल का जवाब 2-4 मिनटों में देना संभव नहीं है। अभी जैसा मैंने गांधी सीरीज लिया है, वैसा मैं सावरकर सीरीज लेने वाला हूं। सावरकर के सामाजिक विचार, गांधी जी के ब्रह्मचर्य के बारे में जैसे मेरे रिजर्वेशंस है यानी उसके खिलाफ मैं हूं, उस ढंग से सावरकर के सामाजिक विचारों के साथ में मैं 100% हूं। बहुत क्रांतिकारक विचार है, बहुत हिम्मत वाले विचार है, लेकिन उनके कुछ विचारों के खिलाफ भी मैं, वो मानव जाति के लिए हितकारक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो तब सावरकर और गांधी, इन दोनों की तुलना तब करेंगे। अभी कोई भी तुलना करना योग्य नहीं होगा। अब मेरे मुंह से जब मैं सावरकर के सामाजिक विचार लोगों को कहता हूं तो बहुत लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि तुम कैसे क्या सावरकर की तारीफ कर सकते हो, अपने आप को गांधीवादी कहते हो। मेरे हर भाषण में सावरकर के वाक्य मैं उपयोग में लाता हूं, अंधविश्वास के खिलाफ के काम में खास कर तुम कैसे क्या सावरकर की तारीफ कर सकते हो? अरे भाई, सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत क्रांतिकारक विचार रखे। उनका हिंदुत्व यानी आज का हिंदुत्व जो कहा जाता है वो नहीं है। उनका हिंदुत्व प्रज्ञा सिंह का हिंदुत्व नहीं है। उनका हिंदुत्व ये सनातन संस्था जिन्होंने 4-4 मर्डर्स किए, उनका हिंदुत्व नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि सावरकर जी ने जितना मनुस्मृति को उल्टा पुल्टा किया, मनुस्मृति के खिलाफ जितना बोले,
चातुर्वर्ण के खिलाफ जितना बोले, शायद कोई प्रोग्रेसिव व्यक्ति भी इतना नहीं बोला है। मराठी में सावरकर इस विषय पर मेरा एक भाषण उपलब्ध है, मराठी में है। जिनको मराठी समझती है वो उसको सुन सकते हैं। उसमें मैंने मनुस्मृति विषय लेकर ही बोला है कि सावरकर ने मनु ऋषि को उनका दिमाग ठीक नहीं था यहां तक कहा है, यानी दूसरे शब्दों में पागल कहा है। और ये तब कहा जब वो रत्नागिरी जैसे शहर में रहते थे और हर हफ्ते में आर्टिकल लिखते थे, और रत्नागिरी बहुत ही सेंसिटिव शहर था, कोकण का, महाराष्ट्र का हिस्सा। तो ये बातें भी उन्होंने कही है, ये बातें आपसे कोई कहता नहीं है। सावरकर जी ने ये जातिगत उच्चता मानने वाली जो परंपरा है, जिसको हम चातुर्वर्ण्य परंपरा कहते हैं, उसके खिलाफ कई बातें बहुत आग्रह से रखी। आज हम कोई गाय को मारता है इसलिए उसको पीट पीट कर मार डालते हैं, ये वातावरण पूरे देश में है। उन्होंने गाय के बारे में क्या कहा? गाय के बारे में उन्होंने कहा कि गाय एक उपयुक्त पशु है, उसके पेट में कैसे क्या 36 करोड़ भगवान रह सकते हैं। और वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि जब गाय को ठीक ढंग से रास्ते से चलने के लिए जो गाय पालक होता है, जिसको मराठी में गायकी कहते हैं, वो गाय पालक उसको लठ से पीटता है, तो जब वो एक लठ मारता है तो कितने भगवानों को लगता है। ऐसे वो बहुत ही कटाक्ष करते हैं, मजाक उड़ाते हैं इस सब बात का। गाय का पंचगव्य पवित्र माना जाता है, जो खाते हैं। पंचगव्य का मतलब आपको पता होगा। पंचगव्य यानी दूध, छाछ, फिर घी, गाय का मूत्र, और केवल मूत्र नहीं, उसके साथ में उसका पोट्टी, जिसको शेण कहा जाता है, गोबर, यह सब मिलाकर पिया जाता है और वो बहुत पवित्र माना जाता है। पंचगव्य कहते हैं उसको। तो उसके बारे में उन्होंने इतनी मजाक उड़ाई है, इतनी हंसी मजाक कर दी इस सब बात की। और फिर आगे चलकर वो यहां तक कहते हैं, उन्होंने काशी का उदाहरण दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है। हमारे महाराष्ट्र के पेशवा ने सैनिकों को भेजा, काशी तक पहुंचे। तब काशी पर, यानी आज के बनारस पर, राज था एक मुस्लिम राजा का। उस जमाने में जो पूरी तरह से उस गांव को घेराबंदी कर डालते थे, उन्होंने काशी को घेराबंदी कर डाली। अब काशी से कोई बाहर आ सकता नहीं था, अंदर कोई जा नहीं सकता था। और अभी युद्ध होने वाला है या फिर काशी अपने कब्जे में लेने वाले हैं। काशी का मुस्लिम राजा बहुत होशियार था। उसने काशी के ब्राह्मणों को साथ में बुलाया और उनको कहा कि तुम्हारे पेशवा को मैसेज भेजिए, तुम्हारी ओर से भी और मेरी ओर से भी, कि अगर तुम्हारे मराठाओं ने काशी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी की तो मैं यहां के सभी ब्राह्मणों को मार डालूंगा और गायों को भी मार डालूंगा। ब्राह्मणों ने खुद लिखते हैं, स्वातंत्र्य वीर जिनको कहा जाता है सावरकर, वीदा सावरकर, यह मैसेज जैसे ही पेशवा को मिला, पेशवा ने अपने मराठा सरदारों को कहा कि काशी छोड़कर वापस आ जाइए।
जो पूरे देश का नाक है, धार्मिक सबसे बड़ा स्थल है, पूरे देश के आस्था का विषय है, उस काशी को करीब करीब कब्जे में लिया था, किसी भी क्षण कब्जे में ले सकते थे। तब केवल कुछ मुट्ठी भर ब्राह्मणों की जान बचाने के लिए और मुट्ठी भर गायों की जान बचाने के लिए हमने काशी को छोड़ दिया। उसके ऊपर बहुत बरसते हैं वो ब्राह्मण लोग जो शेंडी रखते हैं, चोटी जिसको हम कहते हैं, ये ब्राह्मणों के चोटी के बारे में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आसमान में जो भी ज्ञान लहरी घूमती है, वो आसमान में घूमने वाली ज्ञान लहरी केवल हमारे ही मस्तिष्क में जाए, इसलिए ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं, रेडियो की एरियल जैसे। अब इतने बात, अपने ही जात की इतनी मजाक कोई व्यक्ति उड़ाए, ये हिम्मत थी स्वतंत्र वीर सावरकर में। और महात्मा गांधी भी गाय को बहुत उपयुक्त पशु कहते हैं, सेम बात कहते हैं। वो आगे चलकर यहां तक कहते हैं कि गाय की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गाय पर पूरे देश की खेती निर्भर है। बैल गाय से मिलता है, बैलों के आधार पर खेती चलती है, गाय के गोबर के कारण खाद मिलता है, बैल के गोबर के कारण खाद मिलता है, दूध मिलता है, इसलिए गाय हमारे लिए बहुत महत्व की है, लेकिन वो उपयुक्त पशु है। आगे चलकर महात्मा गांधी हिंद स्वराज इस किताब में ही कहते हैं कि कल जाकर अगर यह सवाल आया कि कोई मुस्लिम व्यक्ति जिसको आदतन गाय खाने की आदत है, वो गाय खाने के लिए मार रहा है, तो हमने क्या करना चाहिए? वो कहते हैं हमने उसको समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, बार बार समझाना चाहिए, और उसको गाय न मारने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं वो माना और उसने अगर गाय को मारना तय किया तो फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि इसके बावजूद, उसको बार बार समझाने के बावजूद, आग्रह करने के बावजूद, अगर वो गाय को मारना ही चाहता है, तो किसी भी हिंदू ने उस मुस्लिम को, वो गाय मारता है इसलिए मारना नहीं चाहिए, वो भी हमारा बंधु है, तब गाय को मरने देना चाहिए। हो सके तो गाय को बचाने के लिए खुद का बलिदान देना चाहिए, लेकिन उस मुस्लिम को नहीं मारना चाहिए। अब गाय के बारे में एक उपयुक्त पशु कर गांधी जी भी विचार रखते हैं, दोनों के विचारों में काफी अंतर है। लेकिन गाय की तरफ देखने का दृष्टिकोण एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है दोनों का, वहां भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। फिर मुस्लिमों ने क्या क्या टैक्टिस उपयोग में लाई, इसके कई उदाहरण देते हैं सावरकर, कि मुस्लिम लोगों को पता चल गया था कि ये लोग गाय को मरने नहीं देते, गाय के बारे में इनके बड़े अंधविश्वास है, हिंदू लोगों के बड़े अंधविश्वास है। गाय को 36 करोड़ देवी देवताओं का प्रतीक मानते हैं। तो कई बार मुस्लिमों ने छल कर युद्ध जीते हैं, सामने गाय के झुंड रख देने का, तो सभी हिंदू सैनिक चुप बैठते थे और उनके पीछे से जाकर फिर मुस्लिम लोग हल्ला करते थे और फिर उनको जीत डालते थे। गाय के कारण हमने कई युद्ध पराजय स्वीकारे हैं, ये भी सावरकर कहते हैं। तो दोनों व्यक्तित्व अलग अलग व्यक्तित्व हैं, विचारधारा दोनों की अलग अलग है। कुछ विचार खास कर सामाजिक क्षेत्र के सावरकर जी के विचार बहुत महत्व के हैं। वो बहुत विज्ञानवादी थे, रैशनल थे, हिंदुत्व की गलत कल्पना, अंधविश्वास से भरा हुआ हिंदुत्व उनको मान्य नहीं था, उनकी हिंदुत्व की व्याख्या अलग थी। उन्होंने अपने किताबों में
मुस्लिमों के कई परंपराओं का बहुत समर्थन किया है, तारीफ की है, उनसे हमने सीखना चाहिए, यहां तक बात कही है। तो ये सावरकर के कभी हमारे सामने नहीं आते हैं। अब गांधी जी की हत्या में सावरकर सम्मिलित थे नहीं थे, अगर वो सम्मिलित हो गए तो बहुत गलत काम उन्होंने किया, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ये उनका दृष्टिकोण बहुत गलत है, ऐसा मैं कहूंगा। उस चर्चा में मैं अभी नहीं जाऊंगा। पहले मैं सावरकर जी के सामाजिक विचार, जो आज के भी जीवन में बहुत आवश्यक है, वो बहुत विस्तार से रखूंगा। गांधी जी का केवल ग्राम स्वराज्य तक मैं सीमित नहीं रहने वाला हूँ, गांधी जी की बाकी भी चीज़ें बहुत लेने वाला हूँ, और फिर बाद में दोनों का कंपैरिजन करूंगा। सही माने में दोनों में काफ़ी बातें अच्छी थी समाज के लिए, दोनों एक दूसरे से बात भी करते थे, मिलते भी थे, चर्चा भी करते थे। गांधी जी तो बहुत ही एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है। गांधी जी रत्नागिरी आए थे, तब रत्नागिरी में सावरकर जी का मुकाम था। गांधी जी किसी भाषण के लिए आए थे, तो गांधी जी ने आने के पहले ही, गांधी जी की परंपरा थी, वो पहले से बहुत डिसिप्लिन थे, उन्होंने लेटर भेजा सावरकर को कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। वो पहले भी इंग्लैंड में मिल चुके थे, उनका परिचय था एक दूसरे से। सावरकर उन पर बहुत टीका करते थे, उनके बारे में बहुत भला बुरा लिखते थे, बोलते थे। और गांधी जी का लेटर आया कि मैं मिलना चाहता हूं, मैसेज भी आया। सावरकर जी ने सीधा नकार दिया, नहीं मिलना चाहता मैं। गांधी जी ने रत्नागिरी में आने के बाद में भाषण की शुरुआत की, और उन्होंने कहा पहले ही शुरुआत में कि मुझे रत्नागिरी के प्रति बहुत आकर्षण था, यहाँ का साफ सुथरा समुंदर। हालांकि वो पोरबंदर के थे, पोरबंदर में भी समुंदर है, यहाँ का इतना साफ सुथरा समुंदर, समुंदर किनारा, और स्वातंत्र्य वीर सावरकर, ये दो व्यक्तियों की, ये दो चीजों के प्रति मुझे बहुत आकर्षण था, इसलिए मैं खुद रत्नागिरी उत्सुकता से आना चाहता था। अब जैसे लोग खिलाफ बोलने वाले होते हैं, वैसे लोग कुछ अच्छे मैसेज भी देने वाले होते हैं। सावरकर जी के परिचित लोगों को जा जाकर लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी इतने बड़े नेता बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका नाम लेकर उन्होंने भाषण की शुरुआत की, और यहाँ सावरकर है, ये बहुत बड़ी बात है रत्नागिरी की, ऐसा उन्होंने कहा। फिर सावरकर जी को लगा कि अपन गांधी जी से मिलना चाहिए। फिर दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात में झगड़ा ही हुआ। गांधी जी अपनी बात शांति से रखते गए, और सावरकर जी चिड़ी चिड़ी कर उनकी बात को काटते गए। तो ये दोनों के रिलेशन ऐसे विचित्र थे। तो उसके बारे में, दोनों की विचारधाराओं में क्या अंतर है, दोनों में समानताएं क्या है, बहुत विस्तार से लेने का विषय है, तब मैं लूंगा। अभी कुछ बातें आपने सवाल पूछा, इसलिए मैंने आपके सामने रख दी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गांधी जी के बारे में जब भी डिस्कशन हो तो वो बताने लगते हैं कि गांधी जी गलत थे, उन्होंने ब्रिटिश लोगों की मदद की, और उनकी ब्रिटिश लोगों की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उन लोगों को कैसे समझाया जाए? सेजल फेंडर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ। सेजल फेंडर, इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरे कुछ दोस्तों के साथ में जब भी गांधी जी की बात होती है, तब वो बहुत चिढ़कर गांधी जी पर टीका करते हैं, गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं कि गांधी जी ने ब्रिटिशों की मदद की, और गांधी जी ने केवल ब्रिटिशों की मदद नहीं की, तो ब्रिटिशों को मिलकर ही इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। अब गांधी जी के बारे में बहुत अलग अलग ढंग के विचार लोगों के मन में डाले गए हैं, और सही माने में गांधी जी पहुंचाना चाहिए लोगों तक, वो पहुंचाया नहीं गया है, ये तो फैक्ट है। लेकिन पूरे कांग्रेस का निर्माण ही ब्रिटिश और बाकी लोगों ने मिलकर किया है, भारतीय लोगों ने मिलकर किया है।
कांग्रेस शुरुआत में ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं थी। धीरे धीरे कांग्रेस में यह स्वतंत्रता आंदोलन पनपते गया। जब भारत में आए महात्मा गांधी दूसरी बार अफ्रीका से, तब भी वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे। पूरा अफ्रीका का आंदोलन उनका ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं था, ब्रिटिशों के शासन के खिलाफ था। कुछ गलत कानून है वो सुधारने चाहिए। अपने आप को वो ब्रिटिश का नागरिक कहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य का। ये तो फैक्ट है। 2005 के उनके प्रसिद्ध हुए ये हिंद स्वराज में उन्होंने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। केवल ब्रिटिशों के हाथ का स्वराज यानी देश में से वो निकल जाए और हमारे हाथ में उसी ढंग का साम्राज्य आए, हम नहीं चाहते। यानी उसी ढंग का शासन रहे, ऐसा नहीं चाहते। हमारा शासन स्वतंत्र वगैरह ये सब बातें उन्होंने इस किताब में रखी है। तो उनके दिमाग में चल रहा था कि स्वराज चाहिए मुझे। वो तो लिखित रूप में उन्होंने लिखा है, 2005 में ही लिखा है, लेकिन उसकी डिमांड वो नहीं करते थे। अब मुझे एग्जैक्टली साल तो बताना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बाबू जी और नेहरू जी दोनों ने मिलकर कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया था कि हम पूरे स्वराज की डिमांड करेंगे। गांधी जी ने उसका विरोध किया, जबकि कांग्रेस का यह ठराव हो चुका था, यह रेजोल्यूशन पास हो चुका था। गांधी जी उसके खिलाफ खड़े रहे, बोले अभी तक हम स्वराज के लिए तैयार होने के हैं, इसलिए पूर्ण स्वराज चाहिए, देश छोड़कर जाओ ऐसा हमने नहीं बोलना चाहिए। ये तो फैक्ट्स। क्योंकि गांधी जी को लगता था कि जब इस देश को स्वतंत्रता मिले तब हम लोग पूरी तरह से तैयार हो इस शासन को संभालने के लिए, लोकतांत्रिक पद्धति इस देश में स्वीकारने के लिए। और इसलिए लोगों का प्रबोधन करने पर वो ज्यादा विश्वास रखते थे। वो लोकतांत्रिक मूल्य लोगों में फैलाना चाहते थे। और कुछ ही महीनों बाद उन्होंने ये पूर्ण स्वराज की डिमांड, जो नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑलरेडी ठहराव कर लिया था, वो उन्होंने स्वीकारी, वो सामने रखने शुरू की और ब्रिटिशों के साथ की लड़ाई उनकी बढ़ते गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब आंबेडकर ने बनाई। अकेले ने नहीं बनाई, उनमें कई लोगों का हाथ है, लेकिन उनके वो चीफ रहे। बाबा साहब की उसमें काफी मेहनत रही है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन गांधी जी के दृष्टि की थी, इसीलिए बाबा साहब को उन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाने का आग्रह भी किया था। तो बाबा साहब ने तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया। ज्योतिबा फुले जी ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया। उल्टा बाबा साहब आंबेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, या फिर गोखले हो, जिनको गांधी जी गुरु जी मानते थे, इन सबको लगता था, इवन आगरकर जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, जो तिलक के जमाने के उनके मित्र और उनके विरोधी रहे हैं, इन सबको लगता था कि इस देश में अंग्रेजों ने रहना चाहिए, इस देश में पहले सामाजिक सुधार होने चाहिए, भारत के लोगों में जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, अंधविश्वास है, वो सब दूर होना चाहिए, और अंग्रेजों के कारण ये संभव है, और उसके बाद में इस देश को स्वतंत्रता हमने स्वीकारनी चाहिए। तो अंग्रेजों के खिलाफ तब आरएसएस भी नहीं लड़ी, जबकि आरएसएस पैदा हो चुकी थी, जो आज देशभक्ति की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ब्रिटिशों के खिलाफ अंबेडकर जी भी नहीं लड़े, फुले जी भी नहीं लड़े, आगरकर जी भी नहीं लड़े, और गोखले जी, जिनके संगठन का नाम ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया है,
ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। तो क्या इन लोगों को हम कम आंक दें? जबकि महात्मा गांधी ने सबसे बड़ी लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ की, पहले भी की अफ्रीका में और बाद में भारत में भी की, सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो उन पर यह आरोप कैसे किया जा सकता है कि उन्होंने ब्रिटिशों की मदद की? हां, की। वे हिंसा के खिलाफ थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशों ने भर्ती शुरू की सैनिकों की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पटेल दोनों ने बहुत गांधी जी को समझाया कि आप आह्वान कीजिए कि ब्रिटिश सैन्य में भर्ती हो, क्योंकि हिटलर अगर आ गया तो फिर ये हमारी स्वतंत्रता वगैरह बाकी चीजों को कोई कीमत नहीं बचने वाली, लोकतंत्र वगैरह बचने वाला नहीं है। फैसिस्ट आदमी है, राक्षस है, अमानुष है, उसका साम्राज्य नहीं आना चाहिए। और इसलिए ब्रिटिशों के साथ में हमने अभी सहयोग करना चाहिए, भारतीय लोगों को आह्वान करना चाहिए कि आप सैनिक कर कर भर्ती हो जाओ और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में कंधा देकर लड़ो। गांधी जी कन्विंस हुए। उन्होंने ब्रिटिशों के सामने शर्त रखी कि मैं आह्वान तो करता हूं भारतीय लोगों को, लेकिन आपको हमको जैसे ही युद्ध खत्म हो जाए हमको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। और ब्रिटिशों ने यह शर्त मानी। और फिर 45 से, जैसे ही 45 को युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में स्वतंत्रता की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये इतिहास है। तो गांधी जी ने ब्रिटिशों का तो सहयोग किया, लेकिन फैसिस्टों के खिलाफ, लोकतंत्र मानवता बचाने के लिए। तो उनकी ये सब स्टेप्स ऐसी रही है। कॉन्स्टिट्यूशन इस ढंग की हो, इसके बारे में गांधी जी का दृष्टिकोण था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा गया कि आप लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को बनाइए। ये तो फैक्ट है। और इतनी सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनी। जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उन लोगों का विचार क्या है यह समझ लेना चाहिए। ये वो लोग हैं जो विषमतावादी लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में वर्ण वर्चस्व रहे। जन्म से कुछ लोग ऊंची जाति में जन्म पाए हैं, वो ऊंचे, जो निचली जाति में जन्म पाए वो नीचे, ये मानने वाले लोग हैं। ये विषमतावादी चातुर्वर्ण मानने वाले लोग हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना, मैंने फोर्थ ये जो सेशन हुआ हिंद स्वराज का, उसमें शुरुआत ही उससे की थी कि ये देश समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय मानने वाला एक सेक्युलर देश है। अब इसके खिलाफ जो हो गए वो सब मानवतावाद के खिलाफ वाले लोग हैं। और पूरा स्वतंत्रता आंदोलन, पूरी स्वतंत्रता की लड़ाई इसी मूल्यों के लिए तो हुई है, इसी मूल्यों के आधार पर तो हुई है। और वही तो मूल्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार रहे हैं। इसलिए आज के जमाने में यह कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत महत्व की है। यानी भारत में 5000 सालों में बहुत अच्छाइयां थी, लेकिन जब भी इस देश में 2000 साल पहले तो ये चातुर्वर्ण इस ढंग का तो था ही नहीं। इसके बारे में तो गारंटेडली कह सकते हैं। इस ढंग की जातिगत व्यवस्था पॉसिबल ही नहीं। नहीं तो यहां पे कभी भी सोने का धुआं नहीं निकल सकता था। सोने का धुआं निकलने वाला भारत बन ही नहीं सकता था। उस चातुर्वर्ण के आधार पर तो बन ही नहीं सकता है, जातिगत व्यवस्था के आधार पर तो बन ही नहीं सकता है। ये जब भी बुराई इस देश में आई, उस कारण इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और वही मूल्य अगर आज के जमाने में कोई पकड़ कर बैठता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भला बुरा कहता है, तो इंसानियत का दुश्मन है,
ये भी हमने समझ लेना चाहिए और वो बात उनको ठीक ढंग से समझानी चाहिए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बुरा है, चलो पढ़ो, प्रस्तावना तो पढ़ो, एक एक वाक्य समझो, समझाओ क्या गलत है। आप क्या जंगल राज चाहते हो जिसमें ताकत जिसका लठ उसका राज, या इंसान को इंसान समझकर उसको समान मानना चाहते हो? फिर अपनी मां को भी दुय्यम मानना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री तो दुय्यम होती है कल्चर में, एक तरफ देवी और दूसरी तरफ पैरों के नीचे, या फिर बराबरी की आज के जमाने में जो हम चाहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार। तो इन सब बारों में उनके साथ में चर्चा करनी चाहिए। काफी लोगों को समझ नहीं आता है, पता नहीं होता है, उसकी डेप्थ नहीं पता होती है, तो उनके साथ में चर्चा करना, उनका क्या कहना है वो समझ लेना, उसमें क्या विरोधाभास है उनके सामने वो व्यक्त करते जाना, इसमें से उनमें भी बदलाव आते हैं। इस बहाने वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसमें से उनमें बदलाव आना शुरू होगा। ये आधी अधूरी जानकारी हम फेंकते रहते हैं बाकी लोग, और उस कारण काफी लोग बहक जाते हैं। आजकल हम हर जानकारी के तह में जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। हमारे हाथ में सब जानकारी का स्रोत होता है, हमारा मोबाइल। केवल किस बात पर विश्वास रखना है, किस बात पर विश्वास नहीं रखना है, कौन से वेबसाइट विश्वसनीय है, कौन सी वेबसाइट विश्वसनीय नहीं है, ये फर्क हमको समझ लेना चाहिए और खोज करते रहना चाहिए। तो शायद हमारी मानसिकता भी बदले और दूसरे की भी मानसिकता बदलने के लिए हम मदद कर सके। तो ये सब जानकारियां हम अच्छे ढंग से हासिल करें, उनके सामने रखते जाए, इसी चर्चा में से उनमें बदलाव होना संभव है। एक प्रश्न। मानव के प्रगति की सही डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? अनिकेत पटेल। अनिकेत पटेल, इनका सवाल है कि मानव जाति के प्रगति की सही डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। आपने एकदम पिन पॉइंट सवाल पूछा, उसका पिन पॉइंट जवाब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना। ये मानव के प्रगति की सही डेफिनेशन है, और वो प्रस्तावना मैंने बहुत विस्तार से ली है, एकदम शुरुआत में ली है अपने चौथे सेशन में, गांधी का हिंद स्वराज। इसमें अभी अभी मैंने रिपीट किया था, वही बात फिर से एक बार रिपीट कर कर रुकूंगा। हर इंसान को इंसानियत पूर्व जीने का अवसर, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और जस्टिस, न्याय, ये चार मूल्यों के आधार पर जो प्रगति होगी, हर इंसान को इंसान नियत पूर्वक जीने का अधिकार मिलेगा, उसको सही माने में प्रगति कहते हैं। शॉर्ट में इतना ही कहा जा सकता है। गांधी जी के शब्दों में कहा जाए तो हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिलना चाहिए, और ये चार मूल्य उसके जीवन में उसको कर्तव्य कर कर भी और अधिकार कर कर भी मिलने चाहिए। ये चार मूल्यों के आधार पर जो सोसाइटी रहेगी वो सही प्रगत सोसाइटी, बाकी प्रगति को कोई मतलब नहीं है। फिर बाकी उसमें बारीकियां बहुत आती है। ये चार मूल्य केवल मानव के लिए नहीं, मानव के साथ जीने वाले प्राणियों के लिए भी होने चाहिए। केवल प्राणी और सजीव सृष्टि के लिए नहीं, नेचर के लिए भी होने चाहिए। नेचर का भी शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचर का शोषण यानी कल जाकर आगे के पीढ़ियों के लिए आप बड़ी विपदा खड़ी कर देते हो।
इसलिए नेचर का ज़्यादा दोहन नहीं होना चाहिए। ये सब बारीकियां उसमें बाद में सम्मिलित होते जाती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी होगी। प्रगति यानी हर व्यक्ति को इंसानियत पूर्वक जीने का अधिकार मिलना चाहिए और ये उसका कर्तव्य होना चाहिए। ये 4 मूल्य उसके बेस होने चाहिए। मित्रों, अभी 11 बज चुके हैं, अभी यहाँ रुकते हैं। आपने शांतिपूर्वक 3 घंटे ये कार्यक्रम सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने पहले के 4 सीरीज में के व्याख्यान नहीं सुने होंगे, उन्होंने वो सुनने चाहिए, बहुत महत्व के है। मैं हमेशा कहता हूँ, भारत को समझना यानी गांधी को समझना, गांधी को समझना यानी उनका हिंद स्वराज समझना। तो केवल अपने आप को समझने के लिए, अपने देश को समझने के लिए गांधी को हमने समझ लेना चाहिए, और ये सीरीज की कोशिश रही है। आप इसको सुनिए, शायद एक बार में पूरी बातें ध्यान में ना आए तो दोबारा सुनिए, दूसरों को सुनाइए, इस चर्चा में भी शरीक होइए। आपके प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्व के होते हैं। जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे बाद में। मित्रों, कल लाइव लेना चाहिए, लेकिन कल मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की, इसलिए कल लाइव नहीं ले रहे हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे, या फिर जो भी यंत्रणा है आप सवाल डाल सकते हैं उस यंत्रणा पर जो आपको ऑलरेडी सप्लाई की गई है, तो उन सवालों को भी चुना जाएगा, उनके जवाब रिकॉर्ड किए जाएंगे और बाद में अपलोड किए जाएंगे। लेकिन कल लाइव प्रोग्राम नहीं होगा। जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया श्याम मानव चैनल जो यूट्यूब पर है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बड़े पैमाने पर दूसरे मित्रों को भी ये करने के लिए प्रवृत्त कीजिए, और इस मूवमेंट में, बेहतर इंसान बनाने की मूवमेंट में शामिल होइए। अभी रुकते हैं। गुड नाइट, शुभरात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।